पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो बेसिकली पार्टिकल नेचर को क्यों मतलब पार्टिकल नेचर की कैसे डिस्कवरी हुई, ये कैसे पता लगा कि लाइट में पार्टिकल नेचर भी होती है, यानी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पार्टिकल नेचर भी होती है, कैसे पता लगा? जब साइंटिस्ट ने देखा कि ये चारों जो फिनोमिनन है ये हमारा वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। कौन कौन से चार? एक तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये चारों के बारे में हम भी आगे पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर में। फर्स्ट वाज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सेकंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, थर्ड वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। यानी कि पहली बात तो ये वो ब्लैक बॉडी, और फोर्थ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स। पहले वो ये नहीं बता पाए कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, अभी हम पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आगे। थर्ड क्या था कि वो ये नहीं बता पाए कि सॉलिड्स की जो हीट कैपेसिटी होती है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करेगी, या वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगी हीट कैपेसिटी सॉलिड्स की। और फोर्थ पॉइंट क्या था कि वो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो ये चारों चीजें हमारी वेव नेचर ऑफ वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो इसलिए फिर आगे और फर्दर स्टडीज हुई तो हमें पता लगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या लाइट, क्योंकि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है, तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में पार्टिकल नेचर भी होती है। तो कैसे कैसे डिस्कवरीज हुई, कैसे कैसे एडवांसमेंट्स हुए और कैसे पता लगा वो हम अभी पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन बेसिकली किसने बताया था? वो हमारे साइंटिस्ट थे मैक्स प्लैंक। तो उन्होंने बोला कि क्या होता है कभी भी अगर हम किसी सॉलिड को हीट करें, कोई भी सॉलिड है हम उसको हीट कर रहे हैं, तो जब वो हीट हो जाएगा धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो जो सॉलिड है वो रेडिएशन एमिट करेगा। और उन्होंने कहा कि वो जो हीटिंग सॉलिड है जिसको हम हीट कर रहे हैं वो जब रेडिएशन एमिट करता है तो वो एक बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ्स एमिट करता है। वो रेडिएशन जो एमिट कर रहा है वो वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ्स में रेडिएशन एमिट कर रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा अलग अलग वेवलेंथ्स की रेडिएशन एमिट कर रहा था। उन्होंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया कि सपोज मैंने एक आयरन रॉड ली, मैंने उसको हीट करना स्टार्ट करा, तो धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ सबसे पहले क्या होगा कि मेरी जो आयरन रॉड होगी उसका धीरे धीरे कलर डल रेड होना शुरू हुआ। और देर तक हीट करते गए और टेम्परेचर बढ़ता गया, धीरे धीरे उसमें रेडनेस बढ़ती चली गई उस रॉड में। उस रॉड का जो कलर है पहले धीरे से रेड हुआ, फिर धीरे धीरे उसकी रेडनेस बढ़ती चली गई। फिर उन्होंने बोला मैंने और हीट करा और टेम्परेचर इंक्रीज करा, तो धीरे धीरे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि रेड से वो वाइट हो गई। उन्होंने बोला फिर मैंने और फर्दर हीट करा तो वो वाइट से ब्लू हो गई। तो उन्होंने बोला कि मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपको दिखाया था कि विजिबल रीजन में हमें कलर्ड लाइट दिखती है, विबग्योर ऐसे दिखाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो विजिबल रीजन था। तो उन्होंने बोला कि कलर से हम क्या समझ रहे हैं कि रेड से फिर व्हाइट हुआ, फिर व्हाइट से ब्लू हुआ, तो इससे हम क्या समझ रहे हैं? अगर मैं फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बात करूं तो उन्होंने बोला कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे जो रेडिएशंस है वो भी लोअर फ्रीक्वेंसी टू हायर फ्रीक्वेंसी मूव कर रही है। क्या बोला कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड कि जो सॉलिड था उसकी वो जो है रेडिएशन एमिट कर रहा था, उन रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे लोअर टू हायर बढ़ती चली गई जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। कैसे कि मैंने देखा था सबसे पहले वो रेड थी, रेड से वो व्हाइट हुई, व्हाइट से ब्लू हुई, यानी कि ऐसे मूव कर रहे हैं। मेरी जो फ्रीक्वेंसी है रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, ब्लू कलर की उससे ज्यादा, ब्लू कलर की ज्यादा होती है। तो मैंने क्या देखा कि रेड से ब्लू हो रही है रॉड, यानी कि जो मेरी एमिटेड रेडिएशंस है। अब रेड कलर और ब्लू कलर मेरे को क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो विजिबल रीजन में लाई कर रहा है और विजिबल रीजन में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट हो रही होगी, तो इसलिए मेरे को ये कलर दिखा। तो धीरे धीरे मैंने क्या देखा, रेड से ब्लू हो गई मेरी रॉड, यानी कि कम वेवलेंथ से ज्यादा वेवलेंथ की तरफ जो रेडिएशन हो रही है वो बढ़ती जा रही है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा सिंपल सा एग्जांपल है कि
जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे वेवलेंथ इंक्रीज होगी। तो फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने इसकी हेल्प से ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने ब्लैक बॉडी क्या बोली कि ब्लैक बॉडी कोई भी ऐसी आइडियल बॉडी जो सारी फ्रीक्वेंसीज की, कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, कोई भी ऐसी एक आइडियल बॉडी जो सारी फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशंस को एमिट कर सकती है और एब्जॉर्ब भी कर सकती है, ऐसी बॉडी को उन्होंने बोला क्या, ब्लैक बॉडी। क्या है ब्लैक बॉडी? एक ऐसी आइडियल बॉडी जो सारी टाइप्स की फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशंस को एमिट भी कर सकती है और एब्जॉर्ब भी कर सकती है। और उन्होंने बोला ये ब्लैक बॉडी जो भी रेडिएशंस एमिट करेगी, ये ब्लैक बॉडी जो भी रेडिएशंस एमिट करेगी या एब्जॉर्ब करेगी, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या कहेंगे उस प्रोसेस को? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कि ब्लैक बॉडी ने जो भी मेरी रेडिएशंस जो है एमिट की है, एब्जॉर्ब की, उन रेडिएशंस को कहेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो उन्होंने ये एक्सप्लेन कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन और वर्सेस वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन का ग्राफ प्लॉट करूं, वेवलेंथ लूं या मैं फ्रीक्वेंसी बोलूं, एक ही बात है। तो क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो उन्होंने बोला कि अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन की इंटेंसिटी क्या है रेडिएशन की, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ प्लॉट करूं, तो ये जो कर्व है ये मेरा सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। किस पे? सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगा मेरा ये कर्व। कि पहले उन्होंने बोला कि पहले उन्होंने एक सिंपल कर्व एक्सप्लेन करने की कोशिश की। वो कर्व क्या था? उन्होंने वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी प्लॉट की और एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ प्लॉट की, और उन्होंने देखा कि जैसे जैसे कि मेरी इंटेंसिटी जो है रेडिएशन की वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है। कि धीरे धीरे जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज करेगी रेडिएशन की, वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होती चली गई। फिर एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम थी, और उस पॉइंट के बाद वेवलेंथ इंक्रीज होती गई बट इंटेंसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती चली गई। तो एक पॉइंट इनिशियली जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज हो रही थी वैसे वैसे इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही थी। एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे मेरी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई, और उस पॉइंट के बाद मैंने वेवलेंथ को कितना भी बढ़ाया तब भी मेरी इंटेंसिटी जो है रेडिएशन की वो इंक्रीज नहीं हुई। उस पॉइंट से वेवलेंथ जैसे जैसे इंक्रीज होती गई वैसे वैसे इंटेंसिटी डिक्रीज होती गई। तो उन्होंने ऐसा एक कर्व प्लॉट करा और इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब उन्होंने बोला था कि इंटेंसिटी और वेवलेंथ का जो मेरा कर्व है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो उन्होंने दो डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए जब ग्राफ प्लॉट करा तो ये डिफरेंट प्लॉट्स आए। क्यों डिफरेंट आए? क्योंकि ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे हैं ये प्लॉट्स। तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसा कोई हमें दो कर्व्स दे दे और हमारे से पूछे कि कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, तो उन्होंने बोला कि ये सिंपल है कि ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा इंटेंसिटी मिलेगी, ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा इंटेंसिटी मिलेगी। ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस कर्व में मैक्सिमम इंटेंसिटी कम होगी इस कर्व से, क्योंकि इस कर्व में ज्यादा मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो ये टेम्परेचर ज्यादा है। तो अगर ऐसा कोई कर्व है तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि T2 इज ग्रेटर देन T1। तो ये किसने एक्सप्लेन किया था? मैक्स प्लैंक ने। अब मैक्स प्लैंक ने क्या कहा कि ये जो एमिशन हो रही है मेरी रेडिएशन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, वो तो ठीक है कि उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। पहले हमारे साइंटिस्ट को क्या मानना था कि जो रेडिएशंस होती हैं, एनर्जी जो भी एमिट होती है वो कॉन्टिन्यूस एमिट होती है। मैक्स प्लैंक ने क्या कहा कि मेरे एटम्स या मॉलिक्यूल्स या कोई भी जो भी सब्सटेंस है वो एनर्जी जो है वो कॉन्टिन्यूसली एमिट नहीं कर सकता या कॉन्टिन्यूसली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। सिर्फ एक डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी एक बार में एमिट हो सकती है या एब्जॉर्ब कर सकता है कोई भी एटम या मॉलिक्यूल। क्या बोला कि एटम या मॉलिक्यूल डिस्क्रीट अमाउंट्स ऑफ एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब करेगा, कॉन्टिन्यूसली एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करता एनर्जी। और उन्होंने उस डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या नाम दिया? क्वांटम। उन्होंने बोला क्वांटम, इसको बोला उन्होंने क्वांटम। उन्होंने क्या बोला कि क्वांटम एक
क्वांटम इज द अमाउंट ऑफ कि मतलब क्वांटम सबसे कम अमाउंट है, वो एनर्जी है क्वांटम जो लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड। ये डेफिनेशन भी दी हुई है बुक में। ये क्वांटम इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो क्वांटम वो स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी थी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में एमिट या एब्जॉर्ब हो सकती थी। उन्होंने इसके बाद क्या बोला कि ठीक है, क्वांटम तो बोल दिया हमने कि एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअसली एमिट नहीं होगी या कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब नहीं होगी, स्मॉल स्मॉल क्वांटम्स के टर्म में होगी, एमिट या एब्जॉर्ब होगी। तो उन्होंने बोला कि जो मेरी एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। जो मेरी एनर्जी है रेडिएशन की वो उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। उन्होंने ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया और इक्वल टू का साइन लगा के कांस्टेंट लगा दिया यहाँ पे। तो मेरी इक्वेशन, तो इस इक्वेशन को क्या, तो उन्होंने क्या करा, E इज इक्वल टू एच न्यू, एक ये इक्वेशन दी हमको, इसको बोलते हैं प्लैंक्स इक्वेशन। और ये जो H है ये मेरा होता है प्रोपोर्शनैलिटी, H इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाकर हमने H लगा दिया और इक्वल टू का साइन लगा दिया। H को बोला गया प्लैंक्स कांस्टेंट और H की वैल्यू क्या थी, 6.636 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो उन्होंने ये एक प्लैंक्स इक्वेशन हमको दी। इसके आगे वो फर्दर हमें कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्या होता है कैसे होता है। उन्होंने बस ये बताया कि एनर्जी क्वांटम के फॉर्म में एमिट या एब्जॉर्ब होगी और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन में। अब हमारे आए दूसरे साइंटिस्ट, कौन, हमारे हर्ट्ज। हर्ट्ज जब आए तो हर्ट्ज ने देखा, हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने क्या करा एक्सपेरिमेंट में, एक इस तरीके का सेटअप लिया, यहाँ पर एक उन्होंने मेटल का पीस रखा, यहाँ पे एक डिटेक्टर लगाया, उन्होंने क्या करा, ये यहाँ पे एक मेटल का पीस रखा, कोई भी मेटल, उन्होंने एक मेटल का पीस रखा और इस पे लाइट को डाला। इस मेटल के पीस पे उन्होंने लाइट डाली। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि जैसे ही हम इस मेटल के पीस पे एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट डालते हैं, इस मेटल के पीस पर हम किसी भी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट डालते हैं, तो उन्होंने क्या नोटिस करा कि इस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। ये मेटल जो है, एज सून एज कि हम एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट इस मेटल के ऊपर डालते हैं, ये मेटल इलेक्ट्रॉन्स एमिट करने स्टार्ट कर देता है। तो हर्ट्ज ने ये एक्सपेरिमेंट करके ये बात तो प्रूव कर दी कि हाँ ऐसा सच में हो रहा है कि मेटल जो है वो मेरे इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है, पर वो इसके आगे और कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर हमारे कौन है, अब हमारे आइंस्टीन। आइंस्टीन ने क्या करा, आइंस्टीन ने प्लैंक की थ्योरी यूज की, प्लैंक की वो इक्वेशन यूज की, E इज इक्वल टू एच न्यू। आइंस्टीन ने प्लैंक की इक्वेशन यूज की और उन्होंने इस प्रोसेस को नाम दिया, जो प्रोसेस था जिसमें अगर हम मेटल को इरेडिएट करते हैं किसी लाइट से तो मेटल इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करती है। इस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक क्यों, फोटो मींस लाइट और इलेक्ट्रिक क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं। तो आइंस्टीन ने क्या करा, इस प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक नाम दिया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया, ये मैक्स प्लैंक की इस इक्वेशन से। उन्होंने 3 पोस्टुलेट्स दिए, उन्होंने 3 हमें चीजें बताई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। सबसे पहले क्या बोला, फर्स्ट पॉइंट कि देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इसका मतलब क्या है कि जैसे ही मैंने लाइट डाली इस मेटल के पीस पर, इसको टाइम नहीं लगा कि 5 सेकंड लगे हैं या 10 सेकंड लगे हैं उसके बाद इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ। जैसे ही मैंने लाइट डाली, उन्होंने कहा जैसे ही हम लाइट डालेंगे इस मेटल के पीस पे, वैसे ही तुरंत बिना किसी टाइम लैग के ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर देगा।
though there is no time lag between striking of light and emission of electron. सेकेंड पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कि जिस इंटेंसिटी की लाइट हम इस मेटल पे डाल रहे हैं उस पे क्या डिपेंड करेगा, हमारे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे वो इस लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करेंगे, वो इस लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड। तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि एक मिनिमम थ्रेशोल्ड, उन्होंने बोला एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए हमको, क्या हमको एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए जो इस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवा सके, कि अगर सपोज उन्होंने बोला फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे 20 हर्ट्ज, उन्होंने बोला कि जब तक ये मिनिमम वैल्यू नहीं होगी फ्रीक्वेंसी की तब तक ये मेटल इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट नहीं करेगा, कि और उन्होंने इस मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी को क्या नाम दिया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उन्होंने बोला कि हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की जब तक लाइट नहीं होगी तब तक ये मेटल इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट ही नहीं करेगा। अब आइंस्टीन ने क्या बोला कि हम इस कंडीशन को ऐसे मानते हैं कि सपोज हम हर्ट्ज ने क्या बोला था कि हम बीम डाल रहे हैं, लाइट की बीम डाल रहे हैं मेटल के ऊपर, तो आइंस्टीन ने बोला कि इस बीम को हम क्यों ना ऐसे कंपेयर कर लें कि सपोज हम फोटॉन्स की बात कर रहे हैं। उन्होंने बोला हम बीम नहीं, एक्चुअली हम ये मानते हैं कि बहुत सारे हम फोटॉन्स इसके ऊपर डाल रहे हैं इस मेटल के ऊपर। तो क्या हुआ होगा, आइंस्टीन ने बोला तो अगर हम फोटॉन्स माने इस बीम ऑफ लाइट को, अगर हम ये फोटॉन से कंपेयर करें तो उन्होंने कहा कि फोटॉन्स यहाँ पर आए, इस मेटल सरफेस पे फोटॉन्स आए, फोटॉन्स इस मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स थे फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराए, फोटॉन्स ने अपनी एनर्जी ट्रांसफर की इलेक्ट्रॉन को, और जब उस इलेक्ट्रॉन और जब फोटॉन और इलेक्ट्रॉन में जब कोलिजन हुआ और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हुआ फोटॉन से इलेक्ट्रॉन में, और वो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड थी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, जब वो एनर्जी मिनिमम से ज्यादा हो गई तो उस मेटल ने उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया। क्या, दोबारा सुनते हैं कि फोटॉन्स आए, फोटॉन्स इस मेटल पे स्ट्राइक करे, इस मेटल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे फोटॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराए, इलेक्ट्रॉन्स को एक मिनिमम एनर्जी चाहिए थी इजेक्ट होने के लिए, तो उन्होंने बोला फोटॉन्स टकराए, फोटॉन्स ने अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन और वो जो एनर्जी जो ट्रांसफर हुई और मिनिमम एनर्जी से ज्यादा हो गई, वो मिनिमम एनर्जी जो चाहिए थी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए उससे ज्यादा हो गई, तो क्या हुआ, ये मेटल ने इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया। तो उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसे समझें तो क्या हुआ होगा, ये सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें कि ज्यादा इंटेंसिटी, मोर इंटेंसिटी, हायर इंटेंसिटी की लाइट ली होगी अगर हमने, हायर इंटेंसिटी का मतलब उस लाइट में मेरे ज्यादा फोटॉन्स होंगे। सेकंड पॉइंट में क्या बोला था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो उन्होंने कहा हायर इंटेंसिटी ऑफ लाइट ली हमने, इसका मतलब क्या हुआ कि उस लाइट में ज्यादा फोटॉन्स है, तो ज्यादा फोटॉन्स होने से क्या हुआ होगा, ज्यादा फोटॉन्स होंगे तो जब वो मेटल पे स्ट्राइक करेंगे तो फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में जो कोलिजन होगा, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स है तो ज्यादा कोलिजन्स होंगे, ज्यादा जल्दी कोलिजन होगा, ज्यादा कोलिजन्स होंगे और ज्यादा जल्दी होंगे, तो उससे क्या हुआ होगा कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे वो भी ज्यादा होंगे। सही बात है कि अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी फोटॉन ज्यादा होंगे, कोलिजन ज्यादा होंगे, कोलिजन की वजह से ही हमारा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा होगा। तो उन्होंने बोला क्योंकि ज्यादा इंटेंसिटी है, ज्यादा फोटॉन्स है, यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हों। वैसे ही उन्होंने थर्ड पॉइंट को एक्सप्लेन करा। थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ कुछ एनर्जी लेके अपने साथ इजेक्ट हुआ होगा, तो उन्होंने बोला इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, जो जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट हमने इस मेटल पे डाली है, इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इस लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी इस लाइट की होगी
उतनी ज्यादा इस इलेक्ट्रॉन की, इस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आइंस्टीन ने हमें एक इक्वेशन भी दी थी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने मैक्स प्लैंक की इक्वेशन को यूज करा। मैक्स प्लैंक ने क्या इक्वेशन दी थी, E इज इक्वल टू एच न्यू। आइंस्टीन ने क्या करा, आइंस्टीन ने इस इक्वेशन को यूज करा। आइंस्टीन ने क्या कहा कि मैंने जो है इस एक्सपेरिमेंट को कंपेयर करा था फोटॉन्स के साथ कि मेरे फोटॉन्स इरेडिएट हो रहे हैं उस मेटल के ऊपर। तो उन्होंने कहा जब फोटॉन्स इरेडिएट हुए होंगे इस मेटल के पीस के ऊपर, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सपोज उनको इजेक्ट होने के लिए मिनिमम एच न्यू नॉट, अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये न्यू नॉट क्या है। तो उन्होंने बोला सपोज जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको इजेक्ट होने के लिए मिनिमम एच न्यू नॉट एनर्जी चाहिए होगी। और उन्होंने कहा कि सपोज मेरी ये जो लाइट है जो मैंने डाली है इस मेटल पीस के ऊपर, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो जो मेरे फोटॉन्स इस मेटल के पीस पे स्ट्राइक हुए होंगे उनकी एनर्जी क्या थी, एच न्यू। अब फोटॉन्स के पास एच न्यू एनर्जी थी, इलेक्ट्रॉन्स को मिनिमम एच न्यू नॉट एनर्जी चाहिए थी इजेक्ट होने के लिए। तो उन्होंने बोला कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटॉन, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। यानी कि टोटल मेरे पास इतनी एनर्जी थी, उसमें से इतनी एनर्जी मेरी यूज हो गई इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में। तो इलेक्ट्रॉन के पास बची कितनी होगी, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो उन्होंने बोला कि जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब इस एच न्यू नॉट को वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। वर्क फंक्शन यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए मेटल से। और ये जो हमारी न्यू नॉट है इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो यहाँ पर बोला है। न्यू नॉट को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिक्वायर्ड फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल पीस। तो इस वर्क फंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं, फाई से। तो या ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, एच न्यू माइनस फाई। और उन्होंने बोला काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को हम और कैसे लिख सकते हैं, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि हम इससे अब वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की, कि किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इजेक्ट होने के बाद। और उन्होंने क्या मॉडिफाई करा इस इक्वेशन को, हमें एक रिलेशन पता है, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। तो उन्होंने बोला जो टोटल फाइनल जो मेरी इक्वेशन वो ऐसी भी हो सकती है, एच न्यू माइनस फाई, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, या एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट। ये मेरी थी आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को बेसिकली इस इक्वेशन को बोला गया था, बट ये इक्वेशन बोले चाहे ये एक ही बात है। तो ये थी आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो उन्होंने क्या करा, सिंपली एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट थी, न्यू की जगह सी बाय लैम्डा रख दिया और न्यू नॉट की जगह सी बाय लैम्डा नॉट। तो न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। थ्रेशोल्ड का मतलब है कि मिनिमम, थ्रेशोल्ड यहाँ पे भी आ गया, मतलब कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल पीस। तो ये हमारे दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने अब एक्सप्लेन कर दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। तो साइंटिस्ट ने कहा अच्छा ठीक है, तो अब हमने मान लिया कि हाँ, क्योंकि वेव थ्योरी जो हमने पढ़ी, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लास्ट लेक्चर में, वो भी अपनी जगह साइंटिस्ट ने बोला अब वेव नेचर भी लाइट की अपनी जगह सही है और पार्टिकल नेचर भी, दोनों अपने अपने फिनोमिनन से एक्सप्लेन कर लिया। तो उन्होंने बोला ठीक है, हमने मान लिया कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर, कि लाइट में पार्टिकल नेचर भी होती है और वेव नेचर भी होती है। बट उन्होंने कहा कि हमें कभी दिखते तो है नहीं दोनों साथ में, या कभी भी हमें लाइट में पार्टिकल और वेव नेचर अलग अलग तो देखी नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा होता है,
का क्या होता है, उन्होंने बोला क्या होता है कि जब मेरी जो रेडिएशन है, सपोज ये कोई रेडिएशन है और ये कोई बॉडी है, तो उन्होंने बोला जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मैटर के साथ इंटरैक्ट करती है तो वहां पे जो रेडिएशन होती है वो पार्टिकल नेचर शो करती है, और जब ये रेडिएशन प्रोपोगेट होती है तब ये वेव नेचर शो करती है। क्या कि जब भी कोई रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मैटर के साथ इंटरैक्ट करती है तो वो पार्टिकल नेचर शो करती है, और जब भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोपोगेट करती है या मूव करती है तो वो वेव नेचर शो करती है। तो इस तरीके से ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या मैं लाइट कहूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जगह, तो ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस तरीके से एक्सप्लेन करा गया था। तो अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं एनसीईआरटी का, एग्जांपल नंबर 2.6। प्रॉब्लम 2.6 में क्या बोला है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, हमें एनर्जी बतानी है 1 मोल फोटॉन्स की। अब यहाँ पे मैक्स प्लैंक की क्वेश्चन लगा देंगे, E = h न्यू। h की वैल्यू पता है क्या, 6.626 × 10⁻34 इनटू फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻14। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10⁻90 जूल। अब हमारे से पूछा है, ये तो मेरी थी एक फोटोन की एनर्जी, मेरे से क्या पूछी, एक फोटोन की एनर्जी। मैक्स प्लैंक ने क्या कहा था कि सबसे जो मेरी छोटी सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड और एब्जॉर्ब, उसको क्या नाम दिया था, क्वांटम। तो ये एक क्वांटम की एनर्जी थी E = h न्यू। ये मेरी एक फोटोन की एनर्जी है E = h न्यू जो आई है। मेरे से कितने की पूछी है, 1 मोल की, 1 मोल फोटॉन्स की। अब 1 मोल फोटॉन्स में 1 मोल फोटॉन का क्या मतलब है, टोटल एनर्जी ऑफ Na। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है इसके बारे में। टोटल एनर्जी ऑफ Na यानी कि 6.022 × 10⁻23 फोटॉन्स की एनर्जी पूछ रहा है। 1 मोल मतलब इतने फोटॉन्स की एनर्जी पूछ रहा है, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आंसर आएगा 199.51 × 10⁻³ जूल पर मोल, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 199.51 किलो जूल पर मोल। वैसे ही एनसीईआरटी में 3 एग्जांपल्स और हैं, वो भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही है, तो वो आप अपने आप कर सकते हैं। एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 2.7 और पेज नंबर 39। तो 2.7 में क्या बोला गया है, a 100 watt bulb emits monochromatic light of wavelength 400 nanometer, calculate the number of photons emitted per second by the bulb। तो पहले हम वो लिखेंगे जो हमें डाटा क्वेश्चन में गिवन होता है, पहले हम वो लिखते हैं। तो हमें कितने वॉट का बल्ब दिया हुआ है, 100। तो पावर ऑफ पावर दी हुई है 100 वॉट्स। अब 100 वॉट्स का क्या मतलब होता है, हमने 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है पावर का, पावर = वर्क अपॉन टाइम। तो यानी कि 100 वॉट को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 जूल पर सेकंड, यानी कि ये 100 जूल एनर्जी यूज कर रहा होगा बल्ब हर सेकंड में, पर सेकंड, एक सेकंड में 100 जूल एनर्जी यूज हो रही होगी। और क्या हमें डाटा दिया हुआ है, ये जो लाइट एमिट कर रहा है कितने वेवलेंथ की, 400 नैनोमीटर की, 400 नैनोमीटर की। तो पहले अभी सबसे पहले स्टेप क्या था, कन्वर्जन।
इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर्स में, तो 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स। अब हमारे से क्या पूछा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। तो पहले हम क्या करेंगे, हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है और हमें ये पता है कि 100 जूल एनर्जी यूज हो रही है 1 सेकंड में। हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं पर इजेक्टेड पर सेकंड। तो पहले हम एक फोटोन की एनर्जी निकाल लेते हैं। कैसे? प्लैंक्स इक्वेशन यूज करके, E = h न्यू। एनर्जी निकालनी है हमको, h की वैल्यू कितनी 6.626 इंटू 10⁻⁻34। अब h न्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, h c/λ। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था फॉर्मूला न्यू = c/λ। फिर तो c क्या था 3 इंटू 10⁸। लैम्डा को क्वेश्चन में गिवन है 400 इंटू 10⁻⁹। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आंसर आ गया 4.9695 इंटू 10⁻⁻19। चेक कर लेते हैं। हाँ, तो ये जूल्स में एनर्जी आ गई एक फोटोन की। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हमें, देखो हमें नंबर ऑफ, और क्वेश्चन में भी गिवन है नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, क्वेश्चन में गिवन है पर सेकंड बाय द बल्ब। अब पर सेकंड गिवन है एमिटेड, हमें ये पता है कि ये जो बल्ब है 100 जूल एनर्जी यूज कर रहा है 1 सेकंड में। एक फोटोन की हमें एनर्जी पता है, हमें ये निकालना है, हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है। यानी कि इनडायरेक्टली हमें क्या बताना है कि 1 सेकंड में कितने फोटॉन्स इजेक्ट हो रहे होंगे। यानी कि 1 सेकंड में अगर ये 100 जूल एनर्जी चाहिए इसको वर्क करने के लिए, यानी और एक फोटॉन की एनर्जी इतनी है, तो कितने फोटॉन्स यूज हो रहे होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे होंगे। कैसे निकालेंगे हम, टोटल एनर्जी बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन 4.969 इंटू 10⁻⁻90। तो ये क्या हो जाएगा 1/4.969 इंटू 10⁻21। और आंसर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.2012 10⁻21। इसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर देते हैं 2.012 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, कि इतने इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे होंगे पर सेकेंड। तो यूनिट क्या लिखेंगे, सेकेंड की पावर -1। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2.8। एग्जाम्पल नंबर 2.8 देखते हैं। 2.8 में क्या बोल रहा है, when electromagnetic radiation of this wavelength falls on surface of sodium, electrons are emitted with kinetic energy this. What is the minimum energy needed to remove an electron from sodium? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, इसमें क्या लगेगा, आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन लगेगी। वो क्या थी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट। हमें काइनेटिक एनर्जी दी हुई है क्वेश्चन में 1.68 इंटू 10⁻5 जूल पर मोल। अब वेवलेंथ दी हुई है हमको, तो हम पहले क्या करेंगे, हमें वेवलेंथ दी हुई है ऑफ लाइट जो हमने डाली है उसके ऊपर, मेटल के पीस के ऊपर हमें वो वेवलेंथ दी हुई है और हमें क्या निकालना है, मिनिमम एनर्जी नीडेड निकालनी है। यानी कि इनडायरेक्टली बोला जाए तो हमें ये निकालना है, h न्यू नॉट निकालना है। तो h न्यू नॉट को किससे रिप्लेस कर देंगे, वर्क फंक्शन से, ताकि हमें इजी रहे चेंज करने में। तो हम पहले h न्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। h न्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, h c/λ से। लैम्डा क्या गिवन है 300 नैनोमीटर 10⁻⁻34। c हो गया 3 इंटू 10⁸ और लैम्डा 300 नैनोमीटर 10⁻⁹। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 100 आंसर आ गया 6.626 10⁻⁻34 और 8 हो गया -26 और -26 +
7, तो दिस विल बी 33। तो -26 और +7 हो गया, तो -90 जूल। अब हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है, बट एक चीज हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी हमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए गिवन है। हमने क्या निकाली एनर्जी, हमने 1 फोटोन की एनर्जी निकाली है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 मोल फोटोन्स की एनर्जी निकाल लेंगे। 1 मोल फोटोन के लिए क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की गिवन है। 1 मोल की फोटोन्स की एनर्जी कितनी होगी, Na into h nu 6.022 into 10 raised to the power 23 into 6.626 into 10 raised to the power -19। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा कुछ 3.99 into 10 raised to the power 5 जूल। अब हम इसको लिख सकते हैं जूल पर मोल, जो हमारी यहाँ पे क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी की यूनिट गिवन है। हमें क्या निकालना था, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, तो अब हम निकाल सकते हैं। कैसे, मिनिमम एनर्जी हमने क्या बोल दिया इसको, मिनिमम एनर्जी को फाइंड आउट। कैसे निकालेंगे, फाइंड आउट को इधर ले जाओ, काइनेटिक एनर्जी को उधर ले जाओ, तो आंसर जाएगा h nu माइनस h nu को हम रिप्लेस कर देते हैं E से, E माइनस काइनेटिक एनर्जी। E एनर्जी कितनी थी, 3.99 into 10 raised to the power 5। काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 1.68 into 10 raised to the power 5। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आंसर आएगा 1, 3 और 2। तो हाँ, बुक में भी 2.31 into 10 raised to the power 5 जूल पर मोल। अब मेरे से पूछा था क्वेश्चन में पर मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। मेरे से मिनिमम एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए पूछी है। क्योंकि मैंने ये एनर्जी भी 1 मोल के लिए ली, काइनेटिक एनर्जी भी 1 मोल के लिए गिवन थी, तो ये जो मिनिमम एनर्जी है ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए है। क्वेश्चन में मेरे से पूछी है मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो कैसे निकालेंगे, सिंपल यूनिट मेथड की, अगर Na इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए कितनी चाहिए, 2.31 into 10 raised to the power 5 by 6.022 into 10 raised to the power 23। 1 इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, इतनी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आएगा 3.84 into 10 raised to the power -90 जूल्स, यानी कि इतनी एनर्जी चाहिए मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। सेकंड पार्ट में क्वेश्चंस में हमारे से क्या पूछा, सेकंड पार्ट में व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज अ फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी एमिटेड। मैक्सिमम वेवलेंथ पूछी है, तो मैक्सिमम वेवलेंथ मेरी क्या होगी, मैक्सिमम वेवलेंथ इस एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो मैक्सिमम होगी। क्यों, ये मेरी 1 इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने की एनर्जी है, तो मैक्सिमम वेवलेंथ मेरी किस कॉरेस्पॉन्डिंग, किस एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग होगी, इस एनर्जी की कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वेवलेंथ होगी। तो मैक्सिमम वेवलेंथ निकाल लेंगे कैसे, वापस प्लैंक की इक्वेशन यूज करके, मैक्स प्लैंक वाली, E = h nu। एनर्जी मेरे को कितनी गिवन है, मैं निकाली 3.84 into 10 raised to the power -19। E = h nu है, इसको और कैसे लिख सकते हैं, h c/λ। मेरे को क्वेश्चन में क्या निकालना है, मैक्सिमम वेवलेंथ, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी h c/3.84 into 10 raised to the power -19। h और c की वैल्यू रख देंगे 6.626 334 3 into 10 raised to the power 8 divided by 3.84 into 10 raised to the power -19। तो आंसर क्या आ जाएगा 5.17 into 10 raised to the power -11। इसको कैसे लिख सकते हैं, 500 -7, ये हो जाएगा आपका 10 raised to the power, यहाँ पे हो जाएगी 26 -26 + 19
हाँ, तो -7, 5.17 इंटू 10⁻⁻7। इसको कैसे लिख सकते हैं? 517 इंटू 10⁻⁻9। ये मेरे किस में था आंसर? मीटर में। अब -9 हम कब लगाते हैं? जब हम नैनोमीटर को कन्वर्ट करते हैं, यानी कि ये कितना हो गया? 517 नैनोमीटर। तो ये मेरा आंसर है। दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2.9 में क्या बोला है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इज दिस, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस हिट्स द मेटल। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है और फ्रीक्वेंसी ऑफ वो रेडिएशन दी हुई है। काइनेटिक एनर्जी बतानी। सिंपल आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन लगानी क्या थी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट। सिंपल वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं फटाफट। h कॉमन आ गया, न्यू माइनस न्यू नॉट। h की वैल्यू बाद में रख देंगे, चलिए h को अभी ऐसे लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है ऑफ रेडिएशन? 1 इंटू 10⁻15 और न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 7 इंटू 10⁻14। 10⁻14। तो अब पावर सेम कर लेते हैं पहले 10 की। इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻14 माइनस 7 इंटू 10⁻14। तो 10⁻14 कॉमन आ गया बाहर ब्रैकेट से, 10 माइनस 7। तो ये कितना हो गया? h इंटू 10⁻14 इंटू 3। अब h की वैल्यू रख देते हैं 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 10⁻14 इंटू 3। मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 6 18 1, 3 2 6 7, 3 6 18 1, 3 6 18 19। 19.878 इंटू 10⁻⁻20। या इसको कैसे लिख सकते हैं? 1.9878 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। तो आंसर चेक कर लेते हैं। बुक में क्या गिवन है? 1.988। हाँ, उन्होंने राउंड ऑफ कर दिया इसको। 1.988 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो these was our NCERT examples.